विद्यार्थियों, एक बार आपका पुनः स्वागत है भौतिक विज्ञान की इस क्लास में। मैं विमलेश गुप्ता, मानक नगर रेवलेंद्र कॉलेज लखनऊ से आज आपको प्रकाश के अपवर्तन के विषय में कुछ मूलभूत जानकारियाँ, सिद्धांत, तथ्य, नियम बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं विद्यार्थियों। टॉपिक पहले आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो टॉपिक है वो प्रकाश का अपवर्तन परिभाषा दिखाई गई है। तो प्रकाश का अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इसका सीधा मतलब है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ये जो घटना होती है वह प्रकाश का अपवर्तन के नाम से जाना जाएगा। विद्यार्थियों, लाइट के तमाम गुण होते हैं, प्रकाश के तमाम कैरेक्टर्स होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, उसके अलावा कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तमाम घटनाएं होती हैं। लेकिन यहाँ जो बहुत ही मूलभूत घटनाएं हैं, बहुत ही फंडामेंटल जो इंसिडेंट्स हैं लाइट के, उसके विषय में आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिलेगी। और उसके अलावा चूँकि हम लोग दैनिक जीवन में तमाम ऐसे एग्जाम्पल फेस करते हैं जो कि जुड़े हुए हैं वैज्ञानिक घटनाओं से। तो इस कड़ी में जो पहली घटना है वो है कि यदि आप किसी स्विमिंग पूल के तल को देखते हैं, यदि स्विमिंग पूल पूर्णतः भरा हुआ है पानी से, तो स्विमिंग पूल का जो तल है कुछ वास्तविक अवस्था से विस्थापित प्रतीत होता है। क्यों हो रहा है ये हो रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। उसके अलावा यदि कोई आप घर में अनुभव करते हो कि यदि कोई बर्तन में कोई पेंसिल या कोई ऑब्जेक्ट यदि उसमें आप डुबो देते हैं तो जहाँ पे पानी का अंतर अपृष्ट होगा वहाँ से वो ऑब्जेक्ट कुछ टेढ़ी हुई प्रतीत होती है। सम बेंडिंग ऑफ द पेंसिल और एनी ऑब्जेक्ट यू कैन सी। इसके अलावा देखिए विद्यार्थी, यदि आप किसी कांच के गिलास में कोई नींबू पड़ा हो या फिर कोई और ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो वो अपने वास्तविक आकार से कुछ बड़ा प्रतीत होता है। और बड़ा प्रतीत होने का मतलब है कि यहाँ पे आपको जो है प्रकाश के अपवर्तन की घटना कहीं न कहीं इसमें शामिल हो रही है। अगला एग्जाम्पल देखें विद्यार्थियों कि यदि कागज़ पे लिखे कोई शब्द अगर आप गिलास या कोई गुटका आते हैं प्रकाश कांच का, उसके माध्यम से अगर देखते हैं तो वो कुछ उभरा हुआ, कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ये सभी ऐसी घटनाएं हैं जो कि सीधी जुड़ी हुई हैं प्रकाश के अपवर्तन के माध्यम से। और एक देखिए डायग्राम आपके सामने दिखाया गया है। इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना किसी आयताकार गुटके के माध्यम से किस प्रकार से संपादित होती है। तो ध्यान दें विद्यार्थी, ये आपका एक गुटका देखिए दिखाया गया है ABCD फॉर्म में। कांच का गुटका है ये। कांच एक पदार्थिक और पारदर्शी माध्यम होता है जिसके आर पार आप कुछ हद तक देख सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, ये चूँकि एक आपतित किरण है, जब कभी भी आपको ये आपतित किरण दिखाते हैं उसके सापेक्ष एक अभिलंब, ये अभिलंब बना हुआ है N&S के फॉर्म में आप दिखा देंगे। अब चूँकि यहाँ पे प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रहा है, ये वायु है इसके ऊपर ये, और इसके नीचे ये क्या है, कांच। वायु से कांच में जाने का मतलब है कि अब वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। क्यों विचलित हो रहा है? क्योंकि माध्यम में परिवर्तन आप देख सकते हैं। वायु विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है, पदार्थिक माध्यम है। तो यहाँ एक नियम होता है कि जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। अभिलंब ये बना हुआ है N&L, तो ये किरण जो है बिल्कुल सीधे न जाकर के बल्कि थोड़ा सा मुड़ जाती है। देखिए ये किरण दिखाई गई है इस प्रकार से, ये यहाँ से बेंड हो गया है। अभी ये कांच के अंदर चल रहा है। अब ये जो किरण है कांच के गुटके के अंदर चल रहा है। एक पुनः एक अभिलंब आप बना लेंगे और इस अभिलंब के द्वारा प्रकाश किरण जब बाहर निकलेगी, मतलब वायु में, इन द एयर, तो पुनः जो है अपने मार्ग से विचलित होगी। इस बार ये जो है अपने अभिलंब से दूर भागेगा। एक फॉर्मूला होता है विद्यार्थियों, आप अभी भी समझ सकते हैं, आगे के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ड्रॉन, DRAWN, एक फॉर्मूला ये याद कर लेंगे तो इसमें कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगा। डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब सघन से अगर विरल में कोई प्रकाश किरण जाती है तो नॉर्मल मतलब अभिलंब से दूर भागती है।
तो वही केस लास्ट में देखिए यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो ये आप समझ लें। इसके पश्चात देखिए बहुत ही बेसिक नियम बताए गए हैं प्रकाश के अपवर्तन के। प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दो फंडामेंटल नियम होते हैं। तो पहला नियम देखें, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और नंबर टू कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो पहले माध्यम में आपतन कोण की जा और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की जा का जो अनुपात होगा वो एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये देखिए फॉर्मूला बना हुआ है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक या स्थिरांक। तो इस प्रकार से ये अपवर्तन का द्वितीय नियम है। और यहाँ से विद्यार्थियों आप एक अपवर्तनांक की परिभाषा भी बनाई गई है। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू जो नियतांक है, ये वास्तव में एक और फार्मूला शो करता है। नीचे आप देख सकते हैं इसको कि ये फाइनली एक नए फार्मूले को दिखाता है। एन इक्वल टू पहला दिया है ऊपर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और फिर लिखा है नीचे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं, इसको 1n2 भी लिख सकते हैं, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये दो नियम बताए गए हैं अपवर्तन के, इनको आपको याद कर लेना है। इसके बाद अगले टॉपिक पे आ जाएं। अगले टॉपिक में देखिए एक शब्द लिखा गया है इसमें, निरपेक्ष। यहाँ टॉपिक है निरपेक्ष अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको आपको इस प्रकार समझना है कि यदि पहला माध्यम, यदि मान लीजिए आपका निर्वात या वायु का है और दूसरा माध्यम जो है कोई सघन माध्यम है, तो इसको लिखा जाएगा निर्वात के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। इसको आप लिखिए यहाँ पे n इक्वल टू सी अपॉन बी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। और यहाँ पे आप कैपिटल N की जगह स्मॉल n इस्तेमाल करिए, क्योंकि अपवर्तनांक हमेशा n या म्यू से दर्शाया जाएगा। और ये फॉर्मूला बनेगा n इक्वल टू सी अपॉन बी या v1 अपॉन v2। देखिए विद्यार्थियों, c हमेशा एक विशेष मान को रिप्रेजेंट करता है और c का मतलब होता है कि वायु में अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3×8 मीटर पर सेकेंड। अभी आगे चल के मैं आपको एक टेबल भी दिखाऊंगा, इसमें तमाम सघन पारदर्शी माध्यमों के अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार से एक शब्द देखिए नीचे लिखा गया है कि तमाम जो माध्यम सघन माध्यम होते हैं उनमें सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हीरे का। और हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, 2.42। उसके नीचे देखिए विद्यार्थियों, प्रकाशिक सघन माध्यम दिखाया गया है, प्रकाशिक विरल माध्यम दिखाया गया है। और प्रकाशिक सघन माध्यम का मतलब होता है कि दो माध्यमों की तुलना अगर करते हैं तो अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन होता है। ठीक है, और प्रकाशिक विरल माध्यम का मतलब होता है कि दो माध्यमों की तुलना अगर करते हैं तो कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम होता है। और फिर नीचे देखिए एक नियम बताया गया है कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु दिखाया गया है। आपको याद कर लेना है कि प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में प्रवेश करेगा उसकी चाल जो है कम हो जाएगी और साथ में अवलंब की ओर झुक जाता है। डायग्राम में देखिए शो किया गया है, ये जो पिंक कलर में बना हुआ है ये आपका विलंब हो जाएगा, ये आपका लाइन दिखाई गई है, ये विरल माध्यम ऊपर है, ये आपतित किरण है। अब ये किरण जो है चूँकि विरल से सघन में जाएगा तो अवलंब की ओर झुक जाएगा। और उसके नीचे ब्लू से जो बना हुआ है लाइन,
इसके नीचे, ये जो है आपकी अपवर्तित किरण हो जाएगी। मतलब यहाँ से ये बेंड हो जा रहा है, यहाँ से ये अपने मार्ग को चेंज कर रहा है। ऐसे इसका देखिए उल्टा भी दिखाया गया है कि यदि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाता है, इसका उल्टा, जो चीज़ आपने पीछे देखा था उसका ठीक उल्टा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि यदि प्रकाश की किरण यहाँ पे सघन से विरल की ओर जाएगा तो वो अभिलंब से दूर भागेगा। तो देखिए ये आपका पहला जो माध्यम है ये सघन का है। सघन माध्यम का मतलब है कि कांच या फिर जल या कार्बन डाइऑक्साइड, हीरा, ये सभी माध्यम सघन हैं। और सघन होने के साथ में कुछ और भी कंडीशंस हैं, जैसे पदार्थिक भी होना चाहिए या फिर पारदर्शी एक महत्वपूर्ण शर्त है। केवल सघन कहने से बात नहीं बनेगा, बल्कि माध्यम को जो है वो पारदर्शी भी होना चाहिए। द मीडियम शुड बी ट्रांसपेरेंट। तो देखिए विद्यार्थियों, ये फिर से जब पिंक कलर में लाइन बना है ये आपका अभिलंब हो जाएगा, और सघन माध्यम ऊपर बना है, विरल माध्यम नीचे बना है। विरल माध्यम का मतलब है वायु अथवा निर्वात। अब सघन से अगर विरल की ओर चलेगा प्रकाश तो अभिलंब से दूर भागेगा। ठीक है, देखिए ये किरण इस प्रकार से आया था, अब ये यहाँ से अभिलंब से दूर भाग रहा है। ठीक है, तो ये कुछ नियम हो जाएंगे। और उसके बाद ध्यान देना है कि अगला जो टॉपिक है वो आपका लेंस का है, गोलीय लेंस, स्फेरिकल लेंस। तो लेंस क्या होता है विद्यार्थियों, पहले आप वो समझ लें। लेंस वास्तव में दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम होता है जिसका एक या दोनों तल गोली होगा। ठीक है, गोली लेंस हो जाता है। और गोली लेंस आपके कोर्स में दो तरह के बताए गए हैं, एक है उत्तल लेंस, एक है अवतल लेंस। द फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स एंड सेकेंड वन इज कॉनकेव लेंस। दोनों में देखिए डिफरेंस बताया गया है। उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होगा और अवतल लेंस बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस मतलब कन्वर्जिंग लेंस भी कर सकते हैं, जबकि जो अवतल लेंस होता है कॉनकेव लेंस, इसे हम लोग डाइवर्जिंग लेंस या अपसारी लेंस भी कर सकते हैं। देखिए चित्र बना के समझाया गया है। ये जो बना है ये आपका उत्तल लेंस है और इस तरफ जो बना है ये अवतल लेंस है। इसको आपको चित्र देख के समझना होगा कि कौन सा लेंस उत्तल है, कौन सा लेंस अवतल है। मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा। जो पहला लेंस आपको दिखाई पड़ रहा है उत्तल है, क्योंकि बीच में मोटा, किनारों पर पतला है। अवतल लेंस ठीक है इसका उल्टा, किनारों पे कुछ पतला होगा, किनारों पे कुछ मोटा होगा और बीच में कुछ पतला होगा। ठीक है, अब और नीचे आए कुछ देखिए कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे कुछ नियम आपने पढ़े थे परावर्तन में, किसी उत्तल या अवतल दर्पण के द्वारा किरण आरेख बनाने के नियम। और ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे उत्तल लेंस के द्वारा किस प्रकार से किसी बिंब का प्रतिबिंब बनना है उसके नियम समझेंगे। तो देखिए पहला नियम बोलता है ये कि बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य अक्ष से गुजरती है। ये तो इसका पॉइंट हो गया, इसको आप डायग्राम में समझ लें। देखिए इसका डायग्राम दिखाया गया है। अब आप देखें कि ये जो डायग्राम है ये एक उत्तल लेंस का है, ये उत्तल लेंस का फिगर बना हुआ है। ये जो लाइन खींचते हैं लंब के फॉर्म में बिल्कुल बीचों बीच में बिंदु ओ मिलता है, इसको बोलते हैं प्रकाशिक अक्ष। ओ का मतलब क्या है, प्रकाशिक अक्ष। और ये जो लाइन बनी है ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा और चलने के पश्चात ये जो है लेंस से अपवर्तित होगा। अपवर्तित होने के पश्चात लेंस के मुख्य फोकस से या द्वितीय फोकस से बाहर निकल जाएगा। लेंस में देखिए दो फोकस दूरियां होती हैं, एक F1 है, एक F2 है। F1 को हम लोग प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं और F2 को जो है द्वितीय मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं।
तो इस प्रकार से आपने पहला नियम ये देख लिया है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलता है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो लेंस के मुख्य फोकस से गुजरता है। और इसका उल्टा भी नियम देखिए विद्यार्थियों। इसका उल्टा नियम मतलब जैसे ये देखिए बनाया सबसे ऊपर डायग्राम, इसमें ये उल्टा दिखाया गया है। इसमें क्या बता रहा है ये? इसमें ये बताता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण जो है लेंस के प्रथम फोकस से अगर निकलता है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ये लेंस देखिए बनाया गया है, अपवर्तन होगा और ये जो है मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोनों नियम एक दूसरे के तुल्य हैं। आप दोनों को डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। और थर्ड नियम देखिए, एक विशेष नियम है जो कहता है कि यदि कोई प्रकाशीय किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र मतलब O से पास होता है तो उसमें कोई विचलन नहीं होना है। ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि ये जो किरण निकल रही है ये आपतित हो जाएगा, ये अपवर्तित हो जाएगा, दोनों में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये उसी पाथ से जो है दूसरे माध्यम में प्रवेश करके पुनः वायु में चला जाता है, लेकिन कोई विचलन नहीं होता है। एक टेबल आप देख लें विद्यार्थियों, यहाँ एक टेबल आपके सामने बना हुआ है कि बिंब और प्रतिबिंब की स्थितियाँ, आपेक्षिक आकार, पहले क्रम संख्या दिखाई गई, फिर बिंब की स्थिति है मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, फिर प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है, वेयर इज़ द इमेज। उन दोनों का एक दूसरे के आपेक्षिक आकार को बताया गया है। और फिर जो है प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर, मतलब कैसा प्रतिबिंब बनना है वो बताया गया है। तो देखिए पहला, अगर यदि वस्तु इन्फिनाइट पे होता है तो वो लेंस के द्वितीय फोकस पे बनता है, काफ़ी छोटा बनेगा, आभासी और उल्टा बनता है। नंबर 2 पे आ जाएं, यदि 2f1 से परे मतलब 2f1 के बाहर अगर वस्तु रखा जाएगा तो निश्चित रूप से f2 और 2f2 के बीच में बनेगा, काफ़ी छोटा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक का उल्टा बनेगा। और फिर नंबर 3 पे आ जाएं। 3 पे देखिए बताया गया है कि यदि वस्तु 2f1 पे रखा जाएगा तो वो जो है 2f2 पे प्रतिबिंबित होगा। इस कंडीशन में दोनों के साइज एक ही होंगे और प्रतिबिंब जो है वास्तविक का उल्टा बनता है। चौथे में जो है f1 के बीच में अगर रखते हैं तो 2f2 के बाहर बनेगा, काफ़ी बड़ा बनेगा, वास्तविक का उल्टा बनता है। और फिर आप ध्यान दें नंबर 5 पे। नंबर 5 में कहता है कि यदि वस्तु आपका प्रथम फोकस पे स्थित है तो कहाँ बनता है प्रतिबिंब? इन्फिनाइट पे, अनंत पे, काफ़ी अधिक बड़ा बनेगा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा, जिसकी प्रकृति हो जाएगी। लास्ट में देखिए नंबर 6 पे एक पॉइंट दिखाया गया है। नंबर 6 का पॉइंट कहता है कि यदि वस्तु जो है f1 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच में अगर रखा जाता है तो जो प्रतिबिंब होगा जिस ओर बिंब है मतलब लेंस के उसी ओर बन जाएगा और काफ़ी बड़ा बनेगा, आभासी और सीधा। देखिए ये जो आखिरी केस है नंबर 6 वाला, ये बिल्कुल यूनिक है, ये बिल्कुल ही अलग केस है। और जितने भी डायग्राम आप ऊपर देखें, जितने भी केस आपने ऊपर देखा, सब में वास्तविक उल्टा दिखाई पड़ रहा है। केवल यही एक केस ऐसा है जिसमें प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा बनेगा और उसी ओर, किस ओर? जिधर बिंब है, जिधर बिंब उसी ओर उसका प्रतिबिंब। तो विद्यार्थियों इतना टॉपिक देखिए आपका हुआ है। अभी अगले पेज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ने पे आपको जो है कुछ किरण आरेख दिखाए गए हैं, आपको उनको समझने हैं कि कैसे किरण आरेख बनता है, आपको ये सीख लेना है। तो देखें पहला जो किरण आरेख है वो, ये सभी डायग्राम जो है उत्तल लेंस के हैं। ठीक है, सभी चित्र जो है उत्तल लेंस के बताए गए हैं। तो पहला जो है एक, यदि प्रकाशीय किरणें लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं इस प्रकार से, तमाम किरणें,
तो अपवर्तन के पश्चात जो है लेंस के द्वितीय फोकस पर फोकस होती है। ये F2 हो जाएगा, यहाँ फोकस हो जाएगा। नंबर 2 देखिए बना हुआ है। नंबर 2 में यदि वस्तु F1 और 2F1 के बीच में के बाहर रखा हुआ है तो जो प्रतिबिंब बनेगा इसका A डैश B डैश, देखिए उल्टा बना हुआ है। ये कहाँ बना है? F2 और 2F2 के बीच में। ठीक है, देखिए पीछे जो 6 बिंदु आपको दिखाए तो भाई 6 डायग्राम यहाँ बना दिए गए हैं, है ना। 1 तो इस प्रकार से जैसे ये पहला डायग्राम है, नंबर 1 का है ये नंबर 2 का दिखाया गया है। नंबर 3 में देखिए ये बताया गया है, और नंबर 4 में देखिए ये बना हुआ है। तो ये 4 डायग्राम आप देख सकते हैं, और चारों डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया है पीछे। चौथा देखिए, चौथा डायग्राम जो आप देख सकते हैं वो कुछ इस प्रकार से है कि यदि वस्तु F1 और 2F1 के बीच में अगर रखा जाता है एबिक फॉर्म में, तो ये काफ़ी आगे अगर जाएगा तब जाके मिलेगा, है ना, और काफ़ी बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। और ये देखिए लास्ट जो मैंने बताया था एक अपवाद के केस में, ये उसका डायग्राम है। उत्तल लेंस MN के फॉर्म में दिखाया गया है। O इसका प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। वस्तु देखिए AB पे रखा हुआ है, AB की अवस्था में, और कहाँ पे है ये? लेंस के प्रकाशिक केंद्र और F के बीच में। तो इस कंडीशन में जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनता है लेकिन आभासी बनता है। देखिए जितने भी डायग्राम आपको यहाँ या पीछे बताए गए थे, अगर डॉटेड लाइन से कोई प्रतिबिंब बना है इसका मतलब वो आभासी होगा। अगर पूरा बना इस प्रकार से इसका मतलब वो रियल या वास्तविक होगा। तो यहाँ पे जो डायग्राम बन रहा है वो कैसा है? आभासी। ठीक है, अब आगे देखें। अब आप अवतल लेंस की तरफ चले आएँ। अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम बताए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला नियम कहता है कि यदि वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर चलता है, प्रकाश की किरणें इस प्रकार चलती हैं वस्तु से होके, तो ये जो है इसके फोकस पे ही प्रतिबिंबित होता है। ठीक है, तो मतलब इसके फोकस से होकर अपसारित मतलब फैलता हुआ प्रतीत होता है। तो ये आगे जाके फैल जाएगा। और अगले पृष्ठ की तरफ आ जाएं। नंबर 2-3 नियम बताया गया है। ये सभी नियम उत्तल की जगह पे अवतल लेंस के विषय में है। ये देखिए अवतल लेंस बना हुआ है, और यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से गुजरती है तो अवतल लेंस या अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, जैसे देखिए समांतर हो गया ये नंबर 2 हो जाएगा। नंबर 3 पे आ जाएं। नंबर 3 वही नियम है जो आपने पीछे अभी देखा था। जो नियम उत्तल लेंस में था वही नियम यहाँ पे देखिए बताया गया है कि यदि कोई प्रकाशिक किरण मुख्य लेंस के प्रकाशिक केंद्र, ये प्रकाशिक केंद्र बना है बिल्कुल बीचों बीच में, यहाँ से अगर होकर कोई प्रकाश किरण निकलती है तो उसमें कोई विचलन नहीं होना है, बल्कि यहाँ से बिल्कुल सीधे निकल जाती है। ठीक है, तो इस अवस्था के बाद देखिए एक टेबल बना हुआ है फिर से, और टेबल के माध्यम से बताया गया कि जो है अवतल लेंस की किन किन स्थितियों में, बिंब की किन किन स्थितियों में प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति और साइज क्या होगा। तो ध्यान दें टेबल की तरफ। सारणी में बताया गया है कि यदि जो वस्तु अनंत पे अगर है तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी फोकस F1 पे होगी, उसका आकार बहुत ही छोटा होगा, और प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी और सीधा। नंबर 2, अगर इन्फानाइट और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब F1 और O के बीच में होगा, काफ़ी छोटा होगा, और यहाँ फिर से जो है आभासी और सीधा बनता है। देखिए डायग्राम से भी शो किया गया है, इसको आप समझ सकते हैं। और फिर आप अगले पेज की तरफ बढ़ाएंगे। अगला देखिए डायग्राम ये दिखाया गया है। विद्यार्थियों अगला ये टॉपिक आप देख सकते हैं, ये गोली लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी है, क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित तमाम क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं आगे चल के।
तो चिन्ह परिपाटी आपको समझ लेनी कि गोलीय लेंसों में चिन्ह परिपाटी का कैसे अनुपालन किया जाता है। तो इसमें वही नियम बनने हैं जो नियम आपके दर्पण में बने थे, गोली दर्पण में। और लेंस में अब क्योंकि लेंस टॉपिक चल रहा है तो यहाँ की जो भी नाप होगी वो प्रकाशीय केंद्र से ली जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो आपका जो यहाँ फार्मूला बनता है वो फार्मूला उससे थोड़ा अलग बनेगा। और फार्मूला देखिए ये दिखाया गया है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। दर्पण में यहाँ पे बीच में प्लस में था और लेंस में जो है 1/b माइनस 1/u ये बन जाता है। इसके पश्चात देखिए नेक्स्ट टॉपिक दिखाया गया है, ये आपका आवर्धन है, मैग्नीफिकेशन। आवर्धन मैग्नीफिकेशन दिखाया गया है। सेम वही फार्मूला जैसे आपने दर्पण में देखा हुआ है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है और बिंब की ऊंचाई कितनी है, HI/HO ये हो जाएगा। और M इक्वल टू HI/HO इक्वल टू V/U, ठीक है, V/U। तो यहाँ और दर्पण के टॉपिक में क्या अंतर आपको समझ में आया? दर्पण में देखिए यहाँ पे निगेटिव लगा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव लगा था और लेंस में निगेटिव नहीं चलना है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखिए, लेंस की क्षमता। और लेंस की क्षमता का पावर ऑफ लेंस, ठीक है। देखिए लेंस का जो मेन काम होता है वो आपतित प्रकाश किरणों को लेंस के मुख्य अक्ष की ओर मोड़ना है या फिर उससे दूर करना होता है। तो जो लेंस जितना अच्छा प्रकाश को मोड़ देगा, चाहे वो मुख्य अक्ष की ओर हो या मुख्य अक्ष से दूर हो, ये उसकी क्षमता हो जाएगी। और एक छोटी सी परिभाषा आप देख लेंगे कि लेंस की जो क्षमता होती है वो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, जबकि फोकस दूरी नापी गई मीटर में, ठीक है। लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम या प्रतिलोम के बराबर होता है, जबकि फोकस दूरी नापी जाती है मीटर में। एक फॉर्मूला है 1/f के फॉर्म में, P इक्वल टू 1/f। लेंस की क्षमता का मात्रक डायरेक्टर होता है, ठीक है। तो देखें एक चीज़ आपको बताया गया है कि लेंस की क्षमता 1 होगी, 1 डायरेक्टर, जबकि फोकस दूरी 1 मीटर हो, ठीक है। बहुत छोटा सा इसका नियम है कि लेंस की क्षमता 1 डायरेक्टर है, फोकस दूरी 1 मीटर होगी। फिर गौर करेंगे यदि उत्तल लेंस है तो जो डायरेक्टर होगा वो प्लस में लिया जाएगा, पॉजिटिव। और अगर मान लीजिए अवतल लेंस है तो इसका जो क्षमता होगा वो निगेटिव में लिया जाएगा, ठीक है। और फिर आप नेक्स्ट पेज की तरफ चलें। नेक्स्ट पेज में देखिए मैंने आपसे कहा था कि एक टेबल आपको दिखाई पड़ेगी। इस टेबल के माध्यम से आपको ये समझाया गया है कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक y के सापेक्ष कितना होता है। तो इसमें कुछ तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आपके पेपर में भी प्रदर्शित किए जाते हैं, उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि जो है अपवर्तनांक इस टेबल के माध्यम से थोड़ा सीखेंगे। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 होता है, कोई विशेष मतलब नहीं इसका। बर्फ़ या जल के लिए, बर्फ़ नहीं लेकिन आप जल को देख लेंगे, जल का 1.33, एल्कोहल का 1.36 दिखाया गया, केरोसिन का 1.44 दिखाया गया है, तारपीन का तेल 1.47, बेंजीन का 1.50, क्राउन कांच का 1.52, कनाडा का 1.53। बाकी हीरा का देखिए सबसे अधिक दिखाया गया 2.42, ठीक है। तो इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो कुछ इस प्रकार से हैं। जल का है, अल्कोहल आप समझ लेंगे, उसके अलावा कार्बन डाइसल्फाइड का भी है, और हीरा। और कांच का तो है ही, कांच का 1.52 लिखा गया है और 1.53 लिखा गया है। लेकिन आप अगर सवाल देखेंगे तो उसमें बेसिकली 1.5 लिखा जाएगा, 1.5 लिखा गया है। इसका मतलब ये जो है
कौन सा पदार्थ है? कांच है ये। ठीक है, इस टेबल के बाद देखें एक टॉपिक आपको, ये वही पीछे का टॉपिक है, एक बार फिर से नए सेगमेंट में दिखाया गया है कि बिंब कहाँ पे होगा, प्रतिबिंब कहाँ पे होगा। उत्तर लेंस के लिए टेबल है ये। कुछ एक्टिविटीज़ भी दिखाई जाती हैं, इन एक्टिविटीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं और इसको घर में भी ट्राई कर सकते हैं। जो एक्टिविटीज़ में बताई गई है उसको आप ट्राई करें ताकि आपका जो ज्ञान है वो थोड़ा प्रायोगिक हो, एक्सपेरिमेंटल हो, तो सीखने का मौका ज़्यादा रहेगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से लेंस की क्षमता भी फिर से इसमें दिखाई गई, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और बाकी वही परिभाषाएँ हैं। 1 डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है, इसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। उत्तल लेंस होगा तो फोकस दूरी और क्षमता दोनों प्लस में होंगे, और अगर मान लिया अवतल लेंस है तो लेंस की क्षमता और फोकस दूरी माइनस में होंगी। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक इतना ही है। तो आप पूरे वीडियो को बार बार देखें, इससे आपका जो गहराई से समझने की क्षमता होगी वो बढ़ेगी। कोशिश करें कि टॉपिक को बार बार कॉपी पे लिखें। डायग्राम को जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा सेवन नहीं होगा।